क्लास 9th विषय हिंदी पाठ संख्या 4। डियर स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कराए थे। ओके, 5 क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 6 आज समझा रही हूँ। ओके, 6 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा। आज माटी वाली अपने बूढ़े को रोटियां नहीं देगी। इस कथन के आधार पर माटी वाली के हृदय के भावों को अपने शब्दों में लिखिए। आज माटी वाली अपने बूढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी। इस कथन के आधार पर माटी वाली के हृदय के भावों को लिखिए। देखिए बेटा, माटी वाली जो थी वो एक हरिजन गरीब महिला थी। ठीक है, सुबह उठती, माटा खाना जाती, माटा खाना से माटी लाती और टिहरी शहर में घर घर जाकर वो माटी दिया करती थी। ठीक है, और जो उसे वहाँ से मिलता था उससे, उन रोटियों से, उन पैसों से वो अपना घर चलाती थी। माटी वाली के पास आज केवल 3 रोटियां हैं। उसने जो माटी दी शहर में, वहाँ से उसे 3 रोटियां मिली। ठीक है, कोई ताजी या बासी साग सब्जी नहीं, कोई सब्जी नहीं। उसमें से 2 रोटियां वो रास्ते में सोच रही है कि वह 2 रोटी अपने बीमार अशक्त वृद्ध पति को देना चाहती है। वह कोई काम नहीं कर पाता क्योंकि बेटा वो बहुत बूढ़ा है, बीमार है, काम उससे अब कुछ होता नहीं, वह कोई काम नहीं करता, भोजन के लिए भी अपनी पत्नी पर ही आश्रित रहता है। माटी वाली जो कमाकर लाती उसी से वो उसे खिलाती थी। माटी वाली भी अपने वृद्ध पति की मजबूरी को समझती है, उससे प्रेम करती है, उसके प्रति सेवा भाव रखती है। माटी वाली, परंतु उसकी वर्तमान दशा के कारण उसके मन में उसके प्रति करुण का भाव ही जागृत होता है। उसके घर पहुंचते ही वह अशक्त बुढ़ा कातर नजरों से उसकी ओर देखने लगता है। दया की भावना के वशीभूत होकर माटी वाली मजदूरी से प्राप्त पैसों से पाव भर प्याज खरीद लेती है। आज माटी वाली रास्ते में सोच रही है कि आज मैं अपने बूढ़े पति को कोरी रोटियां नहीं दूंगी। अर्थात वो देखिए इतनी दयनीय स्थिति, इतनी गरीबी कि आज वो एक पाव भर प्याज खरीद लेती है। और प्याज खरीदने के बाद वो रास्ते में सोच रही है कि आज मैं घर जाकर इस प्याज को फटाफट कुचलकर और तलकर उसके साथ ही रोटियां बूढ़े के सामने रख दूंगी। ठीक है, कि आज मैं उसे प्याज सब्जी बनाकर दूंगी। ठीक है, कोरी अर्थात बिना सब्जी के उसकी रोटियां नहीं दूंगी। माटी वाली के मन में अपने पति के प्रति सच्चे प्रेम, सेवा, करुण, दया इत्यादि के भाव हैं जो उसके कथन से प्रकट होते हैं। देखिए, आज माटी वाली अपने बूढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी। इस कथन के आधार पर माटी वाली के हृदय के भावों को अपने शब्दों में लिखिए। देखिए, इसमें माटी वाली का उसके पति के प्रति प्रेम, सेवा भावना, करुणा, दया इत्यादि के भाव हैं जो उसके कथन से प्रकट होते हैं। जैसा कि वो मार्ग में सोचती जाती है कि आज वो अपने बूढ़े पति को कोरी रोटी नहीं देगी, अर्थात उसको पाव भर प्याज खरीद लेती है और वो सोच रही है प्याज की सब्जी तो फटाफट बन जाती है, बनाकर उसे मैं सब्जी के साथ रोटी दूंगी। ओके बेटा, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। बेटा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, इस कथन के आशय को स्पष्ट कीजिए। संसार में कुछ लोगों के पास जमीन जायदाद होती है, चाहे अपनी कमाई की हो या पुरखों से प्राप्त हो। ठीक है, मगर गरीब आदमी के पास अपना कहने को कुछ नहीं होता। बेटा, अमीर लोगों को तो उनके पूर्वजों से या खुद की कमाई से
अमीर व्यक्ति तो अपनी प्रॉपर्टी को बना लेता है, ज़मीन जायदाद को बना लेता है पुरखों हमारे पूर्वजों से, लेकिन गरीब आदमी के पास अपना कहने को कुछ नहीं होता। चाहे अपनी ना तो उनके पास ज़मीन जायदाद, ना रहने के लिए घर, ठीक है, और ना ही कोई अन्य धन दौलत। माटी वाली के पास भी कुछ नहीं है, उसकी झोपड़ी भी किसी अन्य ज़मीन पर बनी है। सुबह से रात तक गरीब आदमी कठिन परिश्रम करता है, धूप गर्मी बरसात की परवाह किए बगैर रात दिन एक करता है, तब कहीं कुछ पैसा कमाता है जिससे उसका पूरा पेट भी नहीं भरता, तन भी नहीं ढकता। मकान ज़मीन की सोच को सपना ही रहती है। अमीर गरीब के बीच यह भेद सदा रहता है। हाँ, मृत्यु के पश्चात अंतिम संस्कार के लिए अमीर गरीब सभी शमशान ले जाए जाते हैं। वहाँ सभी की चिता जलती है। गरीब बेसहारा आदमी की लाश को कोई पड़ोसी, कोई दयालु मनुष्य, कोई समाज सेवी संस्था या पुलिस शमशान तक पहुंचा देती है। इस तरह गरीब भी शमशान को अपना ही कह सकता है। टिहरी बांध का पानी भरने से बेटा शहर डूब रहा है, ठीक है, उसमें पहले शमशान डूब गया। झोपड़ी के सामने बैठी माटी वाली सोच रही है कि घरों के डूबने पर अमीर लोग तो कहीं दूसरी जगह जाकर आसानी से बच जाएंगे, परंतु गरीब आदमी कहाँ जाएगा। इस शहर में उनका कोई घर नहीं, बस शमशान ही तो उसका अपना था। उसके डूबने पर, उसके उजड़ने पर उसको कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा। मरने पर उसे अंतिम संस्कार के लिए 2 गज ज़मीन भी नहीं मिलेगी। इसलिए ये कहा गया कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। अर्थात देखिए, दोबारा समझो बेटा इस आंसर को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्ज़ाम में आता है, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। अर्थात अमीर व्यक्ति को उनके पूर्वजों से विरासत में बहुत कुछ मिलता है या वो खुद बना लेते हैं, लेकिन गरीब व्यक्ति के पास बेटा कुछ नहीं होता, ठीक है, ना रहने के लिए घर होता है, ना कोई खेत खलियान होता है, कुछ नहीं होता। लेकिन मृत्यु के बाद चाहे वो अमीर व्यक्ति है, चाहे कोई गरीब व्यक्ति है, चाहे गरीब का कोई रिश्तेदार है या नहीं, लेकिन मृत्यु के बाद कोई ना कोई गरीब को भी उसी शमशान पर ले जाता है जिस पर अमीर व्यक्ति को जलाया जाता है। एक ही शमशान पर दोनों को जलाया जाता है। अब टिहरी में बांध का पानी भरने से पूरा शहर, टिहरी शहर जहाँ माटी वाली माटा खाना से माटी लाकर बेचा करती थी, ठीक है, अब टिहरी शहर में पानी भरने लगा, पूरा शहर डूब रहा है। सबसे पहले शमशान डूबा है। झोपड़ी के सामने बैठी हुई माटी वाली सोच रही है कि अमीर व्यक्ति तो कहीं ना कहीं जाकर बच जाएगा, लेकिन मेरी जैसी गरीब का क्या होगा। अर्थात जिनका अपना कहने के लिए बस शमशान ही है और वो भी आज डूब रहा है। तभी माटी वाली ने ये बात कही कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। ओके बेटा, क्लियर हो गया। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन नंबर 8, विस्थापन की समस्या पर अनुच्छेद लिखिए। बेटा आपके एग्ज़ाम में कई बार 5 मार्क्स का अनुच्छेद लिखने को भी आता है, ठीक है, तो जब आपको यही मीनिंग कई बार ऐसे भी आ सकता है, अनुच्छेद विस्थापन पर एक अनुच्छेद लिखिए, अर्थात एक पैराग्राफ लिखिए। अब कुछ बच्चों को विस्थापन का मीनिंग ही नहीं पता, अर्थात विस्थापन का अर्थ ही नहीं पता, तो सोचिए वो कैसे 5 नंबर के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएगा। देखिए, विस्थापन अपने स्थापित स्थान बने बनाए घर को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर जाकर रहना, उसे क्या कहा जाता है, विस्थापन। ओके बेटा, क्लियर हुआ। विस्थापन क्या है, अपने स्थापित स्थान बने बनाए घर को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर जाकर रहना विस्थापन कहलाता है। विस्थापन के
कारण होते हैं। प्राकृतिक कारण भी हो सकता है और मानवकृत कारण भी। ठीक है, प्रकृति में विनाशकारी परिवर्तन होने से मनुष्य विस्थापित हो जाता है। नदियों में आई भयानक बाढ़, भूकंप, तूफान आदि के कारण बस्तियां उजड़ जाती हैं, तो वहाँ निवासियों को सब कुछ नष्ट हो जाता है, तो उन्हें उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाकर बसना पड़ता है। कुछ समय बाद उसी स्थान पर फिर बस जाते हैं। मानवकृत विस्थापन में गलत राजनीतिक निर्णय कारण बनते हैं। सन 1947 में भारत विभाजन, पाकिस्तान नाम के देश का बनना इस ज्वलंत उदाहरण है। लाखों करोड़ों लोग बेघर और बेरोजगार हो गए। ठीक है, बेघर और बेरोजगार हो गए। भारत से पाकिस्तान तथा पाकिस्तान से भारत पलायन करने को मजबूर हुए। बांग्लादेश बनाने पर भी लाखों लोगों को भारत में शरण लेनी पड़ी। तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा को तिब्बत के धर्मगुरु थे कौन? दलाई लामा को अपनी जान बचाकर भारत में शरण लेनी पड़ी थी। वे आज वृद्ध हो चुके हैं और भारत में ही रह रहे हैं। कुछ लेखकों, चित्रकारों तथा विचारकों को भी इस स्थिति का सामना करना पड़ता है। धर्म तथा संस्कृति के विरुद्ध बताकर उनकी कृतियों पर रोक लगाई जाती है। अपने जीवन की रक्षा के लिए वे कहीं और जाकर शरणार्थी बन जाते हैं। सलमान रुश्दी, तस्लीमा नसरीन और FM हुसैन ऐसे ही नाम हैं। देश के विकास के लिए विशाल भवन, सड़कें, बांध, कारखाने आदि बनाने के लिए इनकी भूमि ली जाती है। वे भी विस्थापन की समस्या का सामना करते हैं। गंगा पर टिहरी बांध बनाए जाने के कारण प्राचीन टिहरी शहर उस जलाशय में डूब गया है। वह विकास की भेंट चढ़ गया है। उस शहर के निवासियों को विस्थापित जीवन बिताने के लिए मजबूर होना पड़ता है। यद्यपि इस स्थिति में सरकार उसको मुआवजा देती है, आर्थिक मदद प्रदान करती है, पुनः स्थापित में सहायता करती है, परंतु वह ऊंट के मुंह में जीरे के समान लगता है। विस्थापित जनों को पीड़ा इससे कम नहीं होती। अतः कोई भी राजनीतिक निर्णय खूब सोच विचार कर लिया जाना आवश्यक है। हो गया क्लियर बेटा? विस्थापन की समस्या पर एक अनुच्छेद आपको मैंने समझा दिया कि विस्थापन क्या है। एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित होना, रहना, ये दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक विस्थापन तथा मानवकृत विस्थापन। ओके, अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखिए बेटा। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, माटी वाली कहानी की प्रमुख पात्र कौन है? माटी वाली कहानी की प्रमुख पात्र कौन है? उसकी चरित्रगत विशेषताओं का परिचय दीजिए। ये क्वेश्चन भी अक्सर आ जाता है बेटा। देखिए, माटी वाली कहानी की प्रमुख पात्र स्वयं माटी वाली है। स्वयं माटी वाली एक हरिजन महिला। कहानी में उसका कोई नाम नहीं दिया गया। मिट्टी बेचने का काम करने के कारण सभी लोग उसे माटी से ही जानते थे। उसके चरित्र की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं। निर्धन वृद्धा। देखिए, माटी वाली गरीब और बूढ़ी है, नाटे कद की है, उसका पति वृद्ध, अशक्त और बीमार है, वह कोई काम नहीं करता। ठीक है, उसके कोई संतान नहीं है, वह सुबह शाम तक मेहनत करती है, माठा खाना से माटी लाती है और शहर में घर घर माटी देती है। हरिजन महिला, माटी वाली हरिजन महिला है, उसका संबंध समाज के दलित वर्ग से है, हरिजन है। ठीक है, फिर उदार और दयालु। माटी वाली उदार और दयालु स्वभाव वाली है। माटी वाली का हृदय उदार है, वह दयालु है, वह अपने वृद्ध बीमार पति से सच्चा प्रेम करती है। प्रेम से अधिक वह उसके प्रति दया और करुणा का भाव रखती है। अपनी प्रत्येक आवश्यकता के लिए वह माटी पर निर्भर है। वह अपने पति का पूरा ख्याल रखती है।
ग्राहकों से प्राप्त रोटियों को वे अपने पति को रूखी नहीं सब्जी के साथ देना चाहती है। पति के घर पर रहने और कोई काम न करने के कारण उसे कभी पति पर गुस्सा नहीं आता। देखिए, निर्धन महिला, हरिजन महिला, उदार और दयालु, विनम्र है, परिश्रमी है। माटी वाली बहुत ही विनम्र स्वभाव की परिश्रमी महिला है। समझदार, माटी वाली काफ़ी समझदार है। वे अपने भले या बुरे भाग्य के बारे में नहीं सोचती। विरासत को संभाल कर रखने की मालकिन की बात पर उसका कहना, इतनी लंबी बात नहीं सोचती। बाकी लोग उसकी सोच को प्रकट करता है। वह जानती है दिन रात मेहनत करके गरीब पूरा पेट भी नहीं भर पाता। मकान जायदाद की बात तो सपना ही होती है। गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। यह कथन शोषण पर आधारित सामाजिक व्यवस्था पर उसकी सोच का सूचक है। ठीक है बेटा। माटी वाली के कौन कौन से गुण बताए? निर्धन महिला, हरिजन, उदार दया तथा दयालु, सहनशील, परिश्रमी महिला, समझदार। ठीक है। अब एक क्वेश्चन और देखिए। माटी वाली कहानी के माध्यम से कहानीकार हमें क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, इस कहानी के माध्यम से कहानीकार ने विस्थापन की समस्या तथा उससे होने वाली गरीबों के दर्द को वाणी दी है। टिहरी बांध के बनने पर शहर उसके जलाशय में डूब गया। वहाँ के निवासी अपने घरों को छोड़ने को बाध्य हैं। जमीन जायदाद वाले लोग तो कहीं भी जाकर बस सकते हैं, परंतु जो गरीब है वे कहाँ जाएगा? उन्हें कहाँ ठिकाना मिलेगा? उनका घर द्वार, काम धंधा सब कुछ छूट जाएगा। माटी वाली की माटा खाना डूब जाएगा। उसे वहाँ से मिट्टी नहीं मिलेगी। अब तक वह इसी माटा खाना से माटी लाकर शहर में पहुँचाती थी। इससे कुछ मजदूरी तथा खाना उसको मिलता रहता था। किसको? माटी वाली को मिलता रहता था। इस तरह उसकी तथा उसके बीमार बूढ़े पति का गुजारा हो रहा था। अब शहर के डूबने से न ग्राहक बचे हैं, न ही उसकी मिट्टी की ज़रूरत है। माटी वाली की झोपड़ी भी कहाँ बचेगी? न रहने को घर बचेगा, ना ही खाने को रोटी मिलेगी। पुनर्वास का अवसर उसके जमीन के कागजात मांगता है। माटा खाना पर उसके अधिकार का प्रमाण चाहता है। उसके अभाव में वह उसकी कोई सहायता नहीं कर सकता। बांध बनने के बाद मैं क्या खाऊंगी? सब माटी वाली के इस प्रश्न के उत्तर में साहब का कहना है, इस बात का फैसला तो हम नहीं कर सकते। यह बात तो मुझे खुद ही तय करनी पड़ेगी। इस तरह सरकार का पुनर्स्थापना का नाटक भी गरीबों की कोई सहायता नहीं करता। गरीबों का दर्द माटी वाली के अंतिम शब्दों में भली भांति व्यक्त होता है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि माटी वाली कहानी उद्देश्यपूर्ण तथा संदेश देती है कि विकास के नाम पर गरीबों को नहीं उजाड़ना चाहिए। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? तभी इस पाठ का नाम क्या रखा गया? माटी वाली। तब माटी वाली ने अंत में कहा कि माटी वाली गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। ओके बेटा, जितने क्वेश्चन कराए, एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन जो कराए, इन्हें आप ध्यान से सुनना, समझना। कोई भी डाउट हो बेटा, आप अपने डाउट ज़रूर क्लियर किया करो। ओके। और जो वर्क जिस दिन कराया जाता है उस वर्क को आप उस दिन ही करें। ठीक है। अभी जितने क्वेश्चन आपको कराए हैं इन्हें आप अपनी होमवर्क नोटबुक में लर्न एंड राइट करना है। ठीक है। और जो भी वर्क कराया गया है अब तक डेली लर्न करते जाइए। ठीक है बेटा, लर्निंग और रिटर्न वर्क आपका रेगुलर चलना चाहिए। ओके। अब ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इस चैप्टर के समझाऊंगी। ओके बेटा, तो आज हम इतना ही करेंगे। तो जो भी वर्क होता है बेटा उसे आप
सकारात्मक दृष्टि से लें, डेली का वर्क डेली करें, डेली की वीडियो डेली सुनें, समझें। कोई भी डाउट हो अपने डाउट्स को ज़रूर क्लियर करो। ओके बेटा, थैंक यू।